गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे और फ्रेश होकर मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। अभी सुबह के 5 बज गए हैं और अभी मेरे पास 1 से 1.5 घंटे का टाइम है पढ़ाई करने के लिए। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ूंगी मैं साइंस। ये क्लास 7th की साइंस बुक है और आज का जो टॉपिक था ना मेरा, वो था वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। और ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। मतलब पढ़ने के बाद ना मैं जब ऐसे पीछे पेज पलट के देख रही थी तो सारा का सारा पॉइंट ही मैंने हाईलाइट किया हुआ था, क्योंकि बहुत कुछ मुझे पता ही नहीं था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 90% चीज़ें मुझे नहीं पता थी। आप में से जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम 2.0 के लिए प्रिपेयर कर रही हूं और मैं 6 to 8 और 9 10th के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। 6 to 8 में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स एंड साइंस और 9 10 में मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो इन दोनों सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ हर दिन और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जीएस भी पढ़ते रहती हूँ। इस चैप्टर में ना बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया था, जैसे पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट्स में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि लायन टेल्ड मकाक जो है वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको पता है कि जो पोलर बेयर होते हैं वो केवल नॉर्थ पोल पे पाए जाते हैं और जो पेंगुइन्स होती हैं वो साउथ पोल पे पाई जाती हैं। पहले मुझे लगता था कि पोलर बेयर है तो वो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल पे पाया जाता होगा, बट ऐसा नहीं है। पोलर बेयर केवल नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं और पेंगुइन साउथ पोल में। और देखिए, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं या एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी हो, अगर आप 6 to 8 क्लास के बुक्स पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, कितना टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर ना मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी रही थी और मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने बनाया था चिया सीड्स। और आपको तो पता ही है कि अभी मैं थोड़ा अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी हूँ, बट मैं सब कुछ आपसे शेयर नहीं कर पाती वेट लॉस के रिगार्डिंग। और ऐसा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो फॉलो नहीं करती हूँ, नॉर्मल बहुत फॉलो करती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है ना कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और आपको तो पता ही होगा कि 9 तारीख को स्टेट ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर किया था उसको वापस ले लिया है और नेक्स्ट डेट मिल गई है हमें 13 तारीख की। और इतना बुरा फील हो रहा था ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब पहले तो मैंने अपना दिमाग एकदम सेट कर लिया था कि नहीं, हम प्राइमरी के लिए नहीं बने हैं, अब हम 9 10 और 6 to 8 पे फोकस करेंगे। लेकिन ये जो बीच बीच में सरकार उम्मीद जगा देती है ना, उससे बहुत बुरा फील होता है। और कभी कभी खुद से मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आखिर कब तक पढ़ना है। मतलब इतना तो मेहनत कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई का कोई एंड है या नहीं समझ ही नहीं आता है। लगता है कि कभी तो अब पढ़ाई एंड हो जाए और जॉब वॉब लग जाए हमारी, बट वो पॉसिबल मुझे दिख नहीं रहा है। जैसे केवीएस के लिए मैंने बहुत तैयारी की। सबसे पहले तो मैं DSSB की तैयारी कर रही थी, उसका तो फॉर्म ही नहीं आया 2022 में। प्राइमरी हो या फिर आपका टीजीटी का सब्जेक्ट वाइज हो, टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर, म्यूज़िक वगैरह की तो वैकेंसी आई थी, बट ऐसे साइंस और मैथ्स वगैरह की या फिर एसएसटी ये सब की वैकेंसी नहीं आई है। तो वो तो चला गया DSSB टीजीटी। फिर केवीएस आ गया, तो सोचा कि चलो केवीएस में टीजीटी में मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो प्राइमरी का ही कर लेती हूँ। तो प्राइमरी की तैयारी की, नंबर भी अच्छे आ गए और मतलब सब कुछ सेट था। लगता था कि अगस्त तक तो ये केवीएस इतनी फास्ट ट्रैक प्रोसेस कर रहा है तो अगस्त तक तो कम से कम ये ज्वाइनिंग करा ही देगा। पर अभी तक देखिए प्राइमरी का तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है। और फिर आ गया ये बिहार। तो बिहार वाले में तो मैंने प्राइमरी वाले में फिल कर दिया था, अब इसमें भी प्रॉब्लम हो गई। मतलब लग रहा है कि किस्मत में है भी गवर्नमेंट जॉब या नहीं। कभी कभी बहुत बुरा भी फील होता है अपने ऊपर। मुझे ये बुरा फील होता है ना कि अगर मैंने मतलब लास्ट ईयर ही एसएससी की तैयारी की होती तो इस साल मेरा रिज़ल्ट आ गया होता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। और उतना मेहनत अगर मैं एसएससी में कर देती तो जॉब तो कम से कम 1-2 साल में मेरी लग ही जाती। बट अब कभी कभी लगता है कि मैंने गलत एग्ज़ाम को ही चूज़ कर लिया। और कभी कभी ना अपने डिसीजंस पे हमें पछतावा भी होता है। एक मुझे कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि मतलब सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, किस्मत की भी बात होती है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेहनत किस्मत से ज़्यादा बड़ी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों के बारे में मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेहनत से अपनी किस्मत को बदल दिया है। तो बस वही मेहनत मैं करना चाहती हूँ। कभी कभी लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि प्राइवेट जॉब कर लो या कुछ भी। तो देखिए, पहली बात कि हमें तो स्कूल में ऐसा कुछ एजुकेशन दिया नहीं गया था कि हम कोई स्टार्टअप कर लें एकदम। आपको तो पता ही होगा
अगर आप भी मतलब स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि हमें तो प्रैक्टिकल तक नहीं कराया जाता था केमिस्ट्री फिज़िक्स में। हम बस प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके लिख लेते थे, बट प्रैक्टिकल भी हमें कराया नहीं जाता था। तो सोचिए वैसी एजुकेशन हमारी हुई है, कोई हमें बहुत बढ़िया एजुकेशन नहीं दिया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते भी हैं तो फिर आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी दी नहीं जाएगी, उसमें भी आपको मेहनत करते करते 10 साल बीत जाएंगे, तब आपको कोई रिकॉग्नाइज़ भी करेगा कि हाँ ये बढ़िया बंदा है, इसकी सैलरी हमें बढ़ानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के पास यही ऑप्शन बचता है कि चलो मेहनत करके सरकारी नौकरी ही ले लो। अब मैं आपको अपनी ही फैमिली के एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो मेरी सासू माँ हैं, उनकी सरकारी नौकरी से पहले मतलब जो मेरा ससुराल था उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब पापा जी भी बहुत मेहनत करते थे, मम्मी जी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ पे उनको मात्र 500 रुपये मंथली दिया जाता था। तो उस समय वो जब अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो बहुत बुरा फील होता है कि कितना सारा उन्होंने दुख झेला है। लेकिन फिर अचानक से मतलब वैकेंसी आती है बिहार में टीचिंग की 2006 में, और मम्मी जी की जॉइनिंग हो जाती है, और उसके बाद ना पूरी फैमिली की लाइफ बदल गई। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब होप होता है कि अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गया तो फिर उसका जो जनरेशन और उसके बाद का जनरेशन है उसका भला हो जाएगा। और ये सरकारी नौकरी की ना सच्चाई है। मैं जब भी प्राइवेट जॉब का सोचती हूँ तो मम्मी लोग कहती हैं कि तुम तो एलिजिबल भी हो, अभी तुम्हारी एज भी है, तो तुम पहले गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, फिर जब तुम्हारा नहीं होगा तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो तुम्हें जाना ही है। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि नहीं भाई चलो इधर ही अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी खुद से सवाल करती हूँ कि आखिर कब तक मेहनत करना पड़ेगा, क्यों गवर्नमेंट हर चीज़ में क्लियर नहीं होती है। उन्होंने पहले ही क्यों नहीं क्लैरिफाई कर दिया कि डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए हैं और बीएड वाले बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। इनको क्या होता है ना कि इनको बीएड वालों से पैसा चाहिए होता है बस, कि बीएड वाले कैंडिडेट ज़्यादा हैं, फॉर्म फिल करें और हमें पैसा दे दे, बस उसके बाद उनको लटकाए रहेंगे। और यही चीज़ ना अभी सारे बीएड कैंडिडेट के साथ हो रही है। खैर छोड़िए, इन सब चीज़ों से कितनी होपलेसनेस होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। ना आपके रिलेटिव समझेंगे, ना फैमिली मेम्बर्स, और ना ही गवर्नमेंट। क्योंकि ना एक बीएड कैंडिडेट ने अपना बहुत सारा टाइम और अपनी बहुत सारी एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम को दे दी, ये सोचकर कि इसके बाद उसकी जॉब लग जाएगी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में उसका उल्टा हो जाता है। तो ये तो सिर्फ एक बीएड कैंडिडेट ही फील कर सकता है। फाइनली मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ ओट्स, बेसन चीला, और जो मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी उसी के साथ मैं खा रही हूँ। और इसके बाद आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी ना मैं पेजेस गिन रही थी कि टोटल कितने पेजेस मेरे बचे हुए हैं। तो अगर इनको सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो 21 पेज है, और डबल डबल काउंट करेंगे आप तो 42 पेजेस हैं। और एक दिन में ना मैं 2 पेजेस ही लर्न करती हूँ। तो अगर मैं रेगुलरली हर दिन पढ़ूंगी पॉलिटी तब ये 21 डेज़ में कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ अगर बीच बीच में स्किप कर दूंगी तो लगभग 30 दिन का टाइम लग ही जाएगा कंप्लीट होने में। और आज का जो टॉपिक था वो था उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इन 2 टॉपिक्स को मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी क्या हम सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी सार संग्रह से कंप्लीट कर लेंगे तो 40 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये अपने आप में ये बहुत वास्ट है, मतलब इतना कंप्लीट आप कर भी नहीं पाएंगे शायद। तो ये मत सोचिएगा कि ये कम है कि एनसीईआरटी बस हो जाएगा तो सारा हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा। अगर आप और भी बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करते हैं ना तब भी आप 40 में 40 मार्क्स की गारंटी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए 40 मार्क्स में तो आपका 10 मार्क्स का मैथ्स एंड रीजनिंग में भी रहे और 30 मार्क्स में ही आपका जीके का क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इससे भी कर लेते हैं तो भी इनफ है, क्योंकि आप कितने भी सोर्सेज फॉलो कीजिए आप जीके में 30 में 30 नहीं ही ला पाएंगे। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो तो वो ला सकता है, बट मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आप इसको कर लेंगे ना तो आप लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन तो मुझे लगता है आराम से सही कर पाएंगे।
इसके बाद मैं थर्ड स्टडी स्लॉट में आ गई हूँ और अभी मैं सॉल्व करूँगी मैथ्स। और मैथ्स में मेरा वही टॉपिक है आज का, एरिया ऑफ सेक्टर का। और आज मैं वर्कशीट 16B सॉल्व करने वाली हूँ। इसमें टोटल 51 क्वेश्चंस थे, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दूँगी जो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। स्टार्टिंग के तो 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना लेती हूँ ताकि एक फ़्लो मेंटेन हो जाए, और जब मैं फ़्लो में आ जाती हूँ ना फिर मैं टफ क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने लग जाती हूँ। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप NCERT RS अग्रवाल सॉल्व करते हैं 9th-10th की, आपका कैलकुलेशन तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना टफ नहीं लगेगा, क्योंकि सच में इसमें कैलकुलेशन जो है ना वो टफ़ है। अभी मैं सोचती हूँ कि हम भी जब छोटे होंगे तो हम भी ये सब कैलकुलेशन बहुत ईजिली करते होंगे, लेकिन वही है कि फिर हमारी आदत छूट जाती है। आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि आप यूट्यूब से नहीं पढ़ती, क्या केवल बुक से पढ़ती हैं। तो हाँ, अभी तो मैं केवल NCERTs को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं बुक से ही पढ़ूँगी, क्योंकि NCERT को यूट्यूब से देख के क्या ही पढ़ना है। मान लीजिए कि मैं मैथ्स बना रही हूँ, NCERT को फॉलो कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी भी मतलब यूट्यूब वीडियो की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए मैं NCERT सार संग्रह पढ़ रही हूँ, तो वो मैं बुक से ही ना पढ़ूँगी। तो इसलिए अभी मैं मेनली बुक से ही पढ़ रही हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं कि 6 to 8 का बैच आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है कि 21 डेज़ में मुझे NCERT सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है, और उसके बाद मैं कोई बैच परचेज़ करूँगी और वहाँ से पढ़ूँगी। 9-10 का तो मैंने बैच परचेज़ कर लिया है, बट अभी ना जैसे अमरजीत सर है तो वो ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा रहे हैं अभी तक, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने NCERT से कंप्लीट कर लिया है। और लेवल भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन मेरे से बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ रही हूँ। जिस दिन वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस दिन से मैं 9-10 वाला वीडियो मतलब देखना शुरू कर दूँगी। तो फाइनली मैंने लगभग 5 घंटे की पढ़ाई की थी और अभी आ गई हूँ किचन में। मतलब किचन में मुझे दाल चावल बनाना था, तो वो मैंने बना दिया था, और उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए थे उनको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। आज मुझे बहुत लो फील हो रहा था, सच पूछे तो मैंने आज अपने आप से ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाई है, और थोड़ा नेगेटिव भी फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए। मैं बहुत दिनों से बाहर गई भी नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बाहर चलते हैं कहीं। तो वो मुझे यहाँ पर ले आए मंदिर में। ये गोवर्धन मंदिर है, नवादा का बहुत फेमस मंदिर। और क्या एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे थे हम, एकदम शाम की आरती ना स्टार्ट होने वाली थी। तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील हुआ, और आरती गाने में तो क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब सब लोग गा रहे थे, एकदम एक धुन में गा रहे थे आरती, और मैंने भी ना उस धुन को बनाए रखा, और मैं भी एकदम बहुत मस्ती में आरती गा रही थी। बहुत अच्छा लगा सच में यहाँ के। हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। और मैं आपको क्या बताऊं कि मंदिर आने के बाद कितना पॉजिटिव फील होता है और वाइब्रेशंस कितने हाई हो जाते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए राधा और कृष्णा जी की, और कितने क्यूट लग रहे थे दोनों भगवान, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।